आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए एक बंटवारे का विश्लेषण करेंगे। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा तो 1947 में ही हो गया था, फिर हम 1960 के बंटवारे की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल 1947 में दोनों देशों के बीच जमीन का बंटवारा हुआ था और 1960 में दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा हुआ। इसी बंटवारे को आज सिंधु नदी जल समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बारे में आपने पिछले कई दिनों में कई खबरें सुनी होंगी। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद कई एक्सपर्ट्स, कई टीवी चैनल्स और अखबार ये दावा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ करीब 55 साल पुरानी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये एक अच्छा तरीका है और कई लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि समझौता तोड़ लेने से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। यानी भारत बिना लड़ाई किए, बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है और ये दावे एक तथ्यात्मक विश्लेषण की आज मांग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई सिंधु जल समझौता तोड़कर भारत पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है? लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में क्या तय किया गया है। सिंधु जल समझौते को लेकर हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि भारत बिना जल समझौता तोड़े पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। इसके लिए भारत समझौते के तहत अपने अधिकारों का भरपूर इस्तेमाल करेगा। 1960 में हुए समझौते में भारत को पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों के पानी के इस्तेमाल करने की इजाजत मिली थी। भारत सीमित मात्रा में इन नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यह सीमित मात्रा भी पाकिस्तान को असीमित चोट पहुंचा सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह जानने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह संधि वाटर शेयरिंग यानी पानी को साझा करने से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह समझौता पानी के बंटवारे यानी वाटर पार्टीशन पर आधारित है। यह समझौता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटने से जुड़ा हुआ है। सिंधु नदी के अलावा रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब और झेलम नदियां भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती हैं। इस समझौते के मुताबिक इन नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया था। समझौते में रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां कहा जाता है, जबकि झेलम, सिंधु और चिनाब को पश्चिमी नदियां माना गया। सिंधु जल समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, चिनाब और झेलम पर पाकिस्तान का अधिकार है। इस समझौते में यह बात भी थी कि भारत बिजली बनाने के लिए और कृषि के लिए पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल सीमित मात्रा में कर सकता है। भारत को इसकी इजाजत मिलेगी। वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत इन 6 नदियों से हासिल होने वाले कुल पानी का सिर्फ 20% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, जबकि 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच इन नदियों के बंटवारे को लेकर यह विवाद 1947 में ही शुरू हो गया था, लेकिन तब भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। 1948 में समझौता खत्म होने पर भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाली 2 नहरों में पानी रोक दिया और पाकिस्तान की 17 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हो गई। भारत ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में लगातार दखल अंदाजी कर रहा था और भारत से युद्ध करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर से समझौता हुआ और भारत ने पाकिस्तान को नदियों का पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। इस बीच 1951 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत आने का न्योता दिया था। लिलियंथल अमेरिका की कॉलियर्स मैगजीन के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लेख लिख रहे थे। डेविड लिलियंथल इस दौरान पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी के बंटवारे पर एक लेख लिखा। यह लेख उस वक्त विश्व बैंक के प्रमुख और लिलियंथल के करीबी दोस्त रॉबर्ट ब्लैक ने भी पढ़ा और ब्लैक ने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत में वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका निभा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के ढीठ रवैये की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। 1954 में वर्ल्ड बैंक ने इस मामले में सीधा दखल दिया और पहली बार यह सुझाव दिया
कि पूर्वी नदियों का इस्तेमाल भारत करेगा और पश्चिमी नदियों का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, यानी पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। भारत इस प्रस्ताव पर तुरंत राजी हो गया, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान नहीं माना। लेकिन करीब 6 वर्षों के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत के जिन इलाकों से ये 6 नदियां होकर गुजरती हैं, वो इलाके पाकिस्तानी इलाकों के मुकाबले ऊंचाई पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान को हमेशा ये डर सताता है कि भारत पाकिस्तान का पानी कभी भी रोक सकता है। लेकिन करीब 56 वर्षों में कभी भी भारत ने इस समझौते को तोड़ने के संकेत नहीं दिए। यहां तक कि 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी मिलता रहा। भारत ने इस पानी को कभी रोका नहीं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते को गुडविल जेस्चर माना था। भारत के थिंक टैंक को यकीन था कि पाकिस्तान को भरपूर पानी मिलने पर भारत के साथ उसके संबंध बेहतर होंगे और वो कश्मीर पर अपना दावा भी छोड़ सकता है। लेकिन इस ऐतिहासिक समझौते के सिर्फ 5 वर्षों के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़कर भारत को गलत साबित कर दिया था। अब आपको यह समझना चाहिए कि सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सिंधु नदी का इलाका करीब 11,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह नदी तिब्बत से निकलती है और कराची और गुजरात के पास अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। इसमें से 47% पाकिस्तान, 39% भारत, 8% चीन और करीब 6% अफगानिस्तान में है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि सिंधु नदी इन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जो लोग इस समझौते को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें भारत की मजबूरियों के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि भारत की मजबूरियां क्या हैं। सिंधु जल समझौता 2 देशों के बीच हुआ एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिस पर वर्ल्ड बैंक के भी हस्ताक्षर हैं। यह दुनिया का इकलौता ऐसा जल समझौता भी है जिस पर दोनों देशों के अलावा वर्ल्ड बैंक के भी हस्ताक्षर हैं। यानी वर्ल्ड बैंक इस समझौते में एक पार्टी है। इस समझौते को तोड़ने का मतलब होगा वर्ल्ड बैंक को नाराज करना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिंधु जल समझौते को रद्द करते ही पाकिस्तान को पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। जिन नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया है, उन पर कोई बांध यानी कोई डैम नहीं है। यानी भारत समझौता अगर रद्द कर भी देगा तो भी वो इस पानी को न तो रोक सकता है न स्टोर कर सकता है। तकनीकी तौर पर भारत पश्चिमी नदियों के पानी का रुख भी नहीं मोड़ सकता, क्योंकि भारत ने ऐसा करने के लिए नहरों का निर्माण नहीं किया है। हालांकि इस जल समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों यानी चेनाब, सिंधु और झेलम के पानी को स्टोर करने का पूरा अधिकार है। लेकिन पिछले 55 वर्षों में भारत ने इस पानी को स्टोर करने का कोई इंतजाम किया ही नहीं। इन नदियों पर बांध बनाने में, पानी को स्टोर करने का इंतजाम करने में और पानी का रुख मोड़ने वाली नहरें बनाने में भारत को 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। वो भी तब अगर वो आज से ही ये कोशिश शुरू करे। और अगर भारत इन नदियों पर बांध बना भी लेगा अगले 10-15 वर्षों में, तो फिर ये बांध और नहरें आतंकवादियों और युद्ध की स्थिति में पाकिस्तानी सेना का सीधा निशाना बन जाएंगी। पाकिस्तानी सेना इन्हें अपना टारगेट बना सकती है। आतंकवादी भी इन पर हमला कर सकते हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचने से जम्मू और कश्मीर में भारी तबाही मच सकती है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को एक रहमदिल और समझदार देश के तौर पर माना जाता है, देखा जाता है। भारत ने हमेशा सिंधु जल समझौते का पालन किया है, लेकिन पाकिस्तान कई बार इन नदियों पर भारत द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं पर सवाल उठाता रहा है। भारत झेलम नदी पर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का निर्माण कर रहा है। इसी प्लांट के ठीक नीचे की दिशा में पाकिस्तान भी नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भारत को निर्माण जारी रखने की इजाजत दे दी थी। यानी भारत को साफ सुथरी छवि का हमेशा फायदा मिला है और भारत इसे गंवाना नहीं चाहेगा। हालांकि यह भी सच है कि पाकिस्तान भारत की अनदेखी करते हुए पीओके में नदियों के ऊपर बांध यानी डैम्स बना रहा है,
जबकि उसे भारत की हर छोटी बड़ी परियोजना पर हमेशा आपत्ति होती है। यहां पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सिंधु नदी और सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में होता है, जिस पर चीन अपना हक जताता है। इसलिए पाकिस्तान में अपने हितों की रक्षा करने के लिए चीन भी इन नदियों का प्रवाह भारत की दिशा में रोक सकता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी चीन से होती हुई भारत में पहुंचती है और चीन ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकता है अगर चाहे तो। साथ ही भारत के नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी कई नदियों को लेकर जल समझौते हैं और भारत का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। इसलिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ वाटर वॉर छेड़कर खुद को बदनाम नहीं करना चाहेगा। और वैसे भी हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में मरते हुए दुश्मन से भी ये पूछ लिया जाता है कि वो पानी पिएगा या नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि भारत सिंधु समझौते को तोड़कर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर सकता है, लेकिन सच यही है कि भारत बड़प्पन दिखाते हुए पाकिस्तान को प्यासा नहीं मारेगा, बल्कि कूटनीतिक तौर पर उसका गला सुखा देगा। ट्रीटी है उसकी भी धमकी दे दी है। अब मतलब देख रहे हैं इंडस बेसिन ट्रीटी की धमकी देने का क्या मतलब है। जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, ये भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है कि अगर इंडस बेसिन ट्रीटी को वायलेट करें, जबकि हमारा अगला महीना गंदम की बिजाई का है। अगर अगला महीने गंदम की बिजाई में कुछ डिले होता है पानी का, तो हमारे लिए एक ऐसा बुरान गजाई पैदा हो सकता है जिसका एंकर लोगों को भी अंदाजा नहीं होगा। सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये नदी पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पीओके और बलूचिस्तान से होकर गुजरती है। यानी पाकिस्तान की कुल 77% जनता सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर है। और इसमें कमी आने का मतलब होगा आतंक के समर्थन में भाषण देने वाले पाकिस्तान के गले का सूख जाना। और 90% पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और जो वो एग्रीकल्चर जो है, 90% एग्रीकल्चर जो है वो सिंध ताज से मुतासर होता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि इस सिंध ताज माहदे को मनसूख किया जा सकता है या पाकिस्तान का पानी रोका जा सकता है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उसे सिर्फ आप दीवाना कह सकते हैं। हालांकि एक उभरती हुई सुपर पावर होने की वजह से भारत इस समझौते को सीधे तौर पर नहीं तोड़ सकता, लेकिन अपना हक वापस लेकर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी जरूर फेर सकता है।
इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि जो नाइंसाफ़ी जम्मू कश्मीर के साथ हो रही है उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो कि पानी को इस्तेमाल जिस तरीके से करना चाहिए नहीं कर रहा, और वो पूरा का पूरा पानी पंजाब के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बाकी जो सूबे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, और हमारे जो जम्मू कश्मीर का सूबा है जहाँ के लिए पानी चाहिए वहाँ उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। तो इसलिए इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर जो कुछ भी निर्माण अभी तक भारत ने किया है वो नाकाफी है। जम्मू कश्मीर के लोग सिंधु नदी पर अपना हक बताते हैं और इसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलने से नाराज भी है, क्योंकि जो नदी जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का दरिया बन सकती है वो पाकिस्तान के लिए भारत को उकसाने का जरिया बनकर रह गई है। ट्रीटी अगर रिव्यू की जाती है या स्क्रैप कर दी जाती है तो जम्मू कश्मीर जो है लगभग अपने दरियाओं के पानी से 20,000 मेगावाट बिजली जो है वो बना सकता है। यानी कि इतना अमीर हो सकता है जम्मू कश्मीर कि अपनी बिजली की कमी जो कमी है उसको पूरी करने के साथ साथ वो पूरे देश को जो है नॉर्दर्न ग्रिड को जो है वो पावर सप्लाई कर सकता है। वैसे सिंधु नदी का पानी रोकने से भारत को सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान में काम कर रहे लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन लोगों को भारत के खिलाफ उकसाएंगे और प्रभावित इलाकों के युवाओं को आतंकवादी बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए भारत सिंधु जल समझौते पर कूटनीतिक बांध तो बना सकता है, लेकिन आतंकवाद के भूखे पाकिस्तान को प्यास वाला सबक सिखाने के लिए लंबी योजना बनानी होगी। ये काम चुटकियों में नहीं होते। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया। तो आज हमारी कोशिश थी कि हम इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को आपके सामने रख सकें, इसका विश्लेषण आपके सामने कर सकें। ये पूरी ट्रीटी आज हमने पढ़ी है, इस पर गहरा रिसर्च किया है और मैं आपको बताना चाहता हूं 1960 में जो ट्रीटी हुई थी इस पर जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और मोहम्मद अयूब खान फील्ड मार्शल उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हस्ताक्षर किए थे, और जो तीसरा हस्ताक्षर था वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से हस्ताक्षर किया गया था। 3 इसमें पार्टी थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को ये ट्रीटी क्या है और इस ट्रीटी को लेकर भारत की क्या मजबूरियां हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो।